हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सपोजिटरीज़। तो जैसा कि हमारे पास मेडिसिन्स होती है और हमें उन्हें कंज्यूम करने का हमारे पास कई सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे टैबलेट्स, कैप्सूल्स। तो ये सारी जो फॉर्म है, मोस्टली जो दवाइयाँ होती हैं हम ओरली कंज्यूम करते हैं, मतलब मुंह के माध्यम से हम उन्हें खाते हैं और उसके बाद वो बॉडी में हमारे जाके डिज़ोल्व होती हैं और इफ़ेक्ट शो करती हैं। सपोजिटरीज़ क्या होती हैं? ये ऐसी डोसेस फॉर्म होती हैं जिन्हें हम कंज्यूम नहीं करते, बल्कि इन्हें इंसर्ट किया जाता है हमारी बॉडी के कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स के अंदर। ठीक, सपोजिटरी सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म्स होती हैं जिन्हें हमारी बॉडी की कैविटी या ओरिफाइसेस जैसे कि रेक्टम, वेजाइना, नीजल कैविटी, यूरेथ्रा, इन जगहों पे इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद ये बॉडी में जब इंसर्ट किया जाता है तो बॉडी टेम्परेचर से ये मेल्ट हो जाती हैं, और मेल्ट होने के बाद जो उसमें मेडिकामेंट होता है, जो थेरेपेटिक इफ़ेक्ट वाली चीज़ होती है, वो बॉडी में डिज़ोल्व हो जाती है और अपना इफ़ेक्ट शो करती है। ठीक, तो सपोजिटरीज़ का अगर डेफिनेशन हम देखें तो सपोजिटरीज़ आर सॉलिड और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स इंटेंडेड फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटीज़, बॉडी कैविटी में इंसर्ट करने के लिए बनाई गई होती हैं, और ओरिफाइसेस जिसे हम रेक्टम, वेजाइना, यूरेथ्रा मतलब में हम करते हैं इंसर्ट, वेयर द मेल्ट और डिज़ोल्व एंड एक्सर्ट इफेक्ट, वहाँ पे जो मेल्ट कर जाती हैं और जो थेरापेटिक इफेक्ट है वो शो करती हैं। सपोजिटरी केस ऐसा दिखता है, ठीक, मतलब बहुत पतला होता है और मतलब छोटा होता है, बट ऐसे टर्पीडो शेप का ही होता है। तो ऐसा ही होता है सपोजिटरीज़। अब आती है नीड फॉर सपोजिटरीज़, क्या है कि हमें सपोजिटरीज़ की ज़रूरत क्यों, हमारे पास कैप्सूल्स, टैबलेट्स वगैरह हैं ही, तो हम वो क्यों नहीं लेते हैं? तो देखिए, हो सकता है कि कुछ कोई पर्सन है तो उसे स्वेलो करने में दिक्कत आ रही हो कैप्सूल को या टैबलेट को, किसी के गट में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर क्या होता है कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो ट्रैक्ट है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में या स्टमक में ही कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है उस दवा को कंज्यूम करने से, या टूट जा रहा है, पहले ही जहाँ जाना है उसको वहीं से पहले वो ख़राब हो जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम सपोजिटरीज़ का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम उसे इंसर्ट कर देंगे स्पेसिफिक जगहों पर, उसके बाद वो मेल्ट होंगी और अपना इफ़ेक्ट शो करेंगी। तो देखिए, कंपेयर्ड विद ओरल डोसेस फॉर्म, सपोजिटरीज हैव अ हायर बायो अवेलेबिलिटी एंड फास्टर ऑनसेट, इनका ऑनसेट मतलब ये काम भी फास्टर करती हैं ये। ड्यू टू इट्स यूनिक एडवांटेजेस दीज आर एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ओरल मेडिकेशन इन फॉलोइंग सिचुएशन, इसीलिए इनकी यूनिक एडवांटेज की वजह से ओरल मेडिकेशन के अल्टरनेट फॉर्म पे, मतलब ओरल मेडिकेशन जो मुंह से हम दवाई ले रहे हैं उसकी जगहों पे हम इनका यूज़ कर सकते हैं कुछ सिचुएशंस में, जैसे वॉमिटिंग एंड कैन नॉट कीप पिल्स और लिक्विड डाउन, किसी को उल्टी हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, और वो पिल्स को या लिक्विड जो भी हम दवाई ले रहे हैं, सिरप वगैरह है, वो अंदर नहीं ले पा रहा है अपनी बॉडी में ही, तो अब उल्टी आ रही है उस पर्सन को तो कैसे ले पाएगा? तो उसके लिए भी सपोजिटरीज़ का हेल्प यूज़ कर सकते हैं हम। फिर अनेबल टू स्वेलो मेडिकेशन, किसी को मान लीजिए दिक्कत है, वो दवाई को स्वेलो ही नहीं कर पा रहे, निगल ही नहीं पा रहा है, तो इस केस में भी सपोजिटरीज़ का यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन टू क्विकली इन द गट, मान लीजिए किसी पर्सन को कोई दिक्कत है, गट में इन्फेक्शन है या गट में कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि दवाई वहीं टूट जा रही है, वहीं डिज़ोल्व हो जा रही है, फिर जिसे जहाँ पहुँचना है वहाँ पे पहुँच नहीं पा रही, तो वो भी काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है टेस्टेड टू बैड टू टेक बाय माउथ, हो सकता है कि मान लीजिए स्पेशली बच्चों में कोई दवाई बहुत ही ज़्यादा कड़वी है, वो खाना नहीं चाहते, नहीं खा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सपोजिटरीज स्पेसिफिक जगहों पे हम इंसर्ट कर देंगे। फिर हैविंग सीजर्स एंड कैन नॉट टेक मेडिसिन थ्रू माउथ, किसी को दिक्कत है, सीजर्स मतलब होता है, वो कहते हैं ना मिर्गी का दौरा, तो ऐसे कोई पर्सन है वो नहीं ले पा रहा है दवा मुंह के माध्यम से, तो हम सपोजिटरीज वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। डिस्ट्रॉयड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, कोई दवाई है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ही डिस्ट्रॉय हो जा रही है, ख़राब हो जा रही है, इसलिए भी हम सपोजिटरीज़ का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि जो हम सपोजिटरीज़ यूज़ करते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, कुछ खासियत होनी चाहिए हमारी एक आइडियल सपोजिटरीज़ में। जैसे पहला है, शुड बी कम्प्लीटली नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इरिटेंट, चूँकि हम बॉडी में उसको इंसर्ट कर रहे हैं तो पहली बात तो वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, और वो नॉन इरिटेंट मतलब जलन नहीं कॉज करनी चाहिए हमारी बॉडी में। दूसरा है, शुड बी कंपेटिबल विद अ ब्रॉड वेराइटी ऑफ ड्रग्स, कई सारे ड्रग्स, कई मतलब वो कई सारे ड्रग्स अगर हम उस क्या कहते हैं सपोजिटरीज़ में डालें तो वो कई सारे ड्रग्स से कंपेटिबल हो, मतलब उसको ले सके वो। शुड हैव वेटिंग एंड इम्पल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज़, वेटिंग और इम्पल्सिफाइंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी में जाए तो टेम्परेचर जब पाए तो वो मेल्ट हो सके। नेक्स्ट है, शुड बी नॉन सेंसिटाइजिंग, नॉन सेंसिटाइज मतलब सेंसिटिव नहीं होना चाहिए कि कुछ बॉडी की तुरंत माइक्रोबियल अटैक वगैरह से ही तुरंत ख़राब हो जाए। शुड हैव एसिड वैल्यू बिलो 0.2, एसिड वैल्यू उसकी 0.2 से कम ही होनी चाहिए। शुड हैव आयोडीन वैल्यू लेस देन 7, आयोडीन वैल्यू 7 से कम होनी चाहिए। शुड बी स्टेबल ऑन स्टोरेज दैट इट डज नॉट
चेंज कलर, ऑर्डर और ड्रग रिलीज पैटर्न। जब इसको हम स्टोर करके रखें सपोजिटरीज़ को, ये तो स्टेबल होनी चाहिए, मतलब ये फिजिकल स्टेबिलिटीज़ की ख़त्म नहीं होनी चाहिए कि ज़्यादा दिन स्टोर करके रख रहे हैं तो इसका कलर उड़ जा रहा है, ऑर्डर उड़ जा रहा है, या फिर जो ड्रग रिलीज़ करने का पैटर्न है वो ख़राब हो जा रहा है। नेक्स्ट है स्टूडेंट सपोनिफिकेशन वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 200 टू 245। इसकी जो सपोनिफिकेशन वैल्यू होनी चाहिए वो 200 से 245 के बीच में रेंज करनी चाहिए। तो ये कुछ आइडियल प्रॉपर्टी है हमारे सपोजिटरीज़ की, हमारे सपोजिटरीज़ में ये सारी खासियत होनी चाहिए। अब टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज़ की बात करते हैं। बॉडी में इंसर्ट करते हैं तो कहाँ कहाँ इंसर्ट करते हैं हम, कितने टाइप की होती है। तो पहला होता है रेक्टल सपोजिटरीज़, यहाँ इसको नाम से पता चला रेक्टम में हम इंसर्ट करते हैं। दूसरा वेजाइनल, वेजाइना में इंसर्ट करते हैं। तीसरा यूरेथ्रल सपोजिटरी होता है, यूरेथ्रा में हम करते हैं। नेज़ल सपोजिटरीज होता है, नेज़ल कैविटी में करते हैं इंसर्ट। और ईयर कोन, ईयर में करते हैं हम इंसर्ट। तो एक एक को देखते हैं कहाँ क्या इंसर्ट करते हैं, मतलब क्या क्या और बातें हैं इसमें। तो पहला है रेक्टल सपोजिटरीज़। दे आर मिंट फॉर द इंसर्शन इनटू द रेक्टम फॉर सिस्टमेटिक और लोकल एक्शन। ये क्या कहते हैं, इनको रेक्टम में इंसर्ट किया जाता है सिस्टमेटिक और लोकल एक्शन के लिए। सिस्टमेटिक और लोकल एक्शन क्या होता है कि हम कोई दवाई ले रहे हैं तो जो केमिकल है एक ही जगह पर जब एक्ट करती है, जहाँ पे हमने दवाई को इंसर्ट किया या ले रहे हैं तो एक ही जगह पे एक्ट करती है, तो उसे लोकल कहते हैं। सिस्टमेटिक, एक जगह पे वो दवाई केमिकल है उसका, लेकिन वो पूरे बॉडी में डिजॉल्व होकर एक्ट कर रही है, शो कर रही है अपना इफेक्ट, तो उसे कहते हैं सिस्टमेटिक एक्शन। दूसरा है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, फॉर अडल्ट वेट 2 ग्राम एंड टॉर्पीडो शेप। एडल्ट के लिए जो रेक्टल सपोजिटरी यूज़ की जाती है उसका वेट 2 ग्राम होता है और टॉर्पीडो शेप का होता है, और चिल्ड्रेंस के लिए यूज़ की जाती है वो 1 ग्राम का होता है। नेक्स्ट, कोकोआ बटर इज़ जनरली यूज्ड एज द बेस इन दिस प्रिपरेशन। और कोकोआ बटर का सपोजिटरीज़ का बेस करने में, जब रेक्टल सपोजिटरी बनाते हैं हम तो कोकोआ बटर यूज़ किया जाता है। बेस के बारे में भी देखेंगे, लेकिन क्या होता है ना, सिंपली अगर मैं कहूँ सपोजिटरीज बेस क्या होते हैं, कि जो उस सपोजिटरी हमारी टॉर्पीडो शेप की ऐसी होती है तो वो क्या होते हैं ना, उसको उसकी शेप को कह सकते हैं रिटेन करने के लिए, कि बरकरार रखने के लिए बेसिस बनाए जाते हैं कुछ चीज़ों की। तो जब हम रेक्टल सपोजिटरी बनाते हैं तो उसमें कोकोआ बटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, वजाइना सपोजिटरी, दे आर इंसर्टेड इनटू वजाइना। इनको वजाइना में इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट, वे अबाउट 3 to 5 ग्राम, और वजाइनल सपोजिटरी 3 से 5 ग्राम की होती हैं। एंड आर मोल्डेड इन कोनिकल, रॉड शेप्ड एंड ओवल शेप्ड, और ये कोनिकल शेप में, रॉड शेप में और ओवल शेप में आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज आर जनरली यूज टू कॉम्बैट इन्फेक्शन ऑकर इन द फीमेल जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट। और वजाइनल सपोजिटरी हम मोस्टली यूज़ करते हैं कि फीमेल की जो जेनाइटल यूरिनरी ट्रैक है वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है या उसके लिए, टू रिस्टोर द वजाइनल म्यूकोसा टू इट्स नॉर्मल स्टेट। जो वजाइनल म्यूकोसा होता है वो अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाए, इसलिए वजाइनल सपोजिटरीज का यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट, यूरेथ्रल सपोजिटरीज, दे आर इंसर्टेड इनटू द यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा में इंसर्ट की जाती हैं। दे आर जनरली वेट अबाउट 2 to 4 ग्राम, और इनका जो वेट होता है यूरेथ्रल सपोजिटरीज का 2 से 4 ग्राम होता है। दे आर थिन, लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल एट वन इन टू फैसिलिटेट इंसर्शन। ये एक इन पे, मतलब एक छोर पे कह सकते हैं पतली होती हैं, लॉन्ग होती हैं और सिलिंड्रिकल होती हैं, ताकि हम इंसर्ट कर सकें यूरेथ्रा में। रेयरली यूज़, देखिए सपोजिटरीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वेजाइनल और रेक्टम सपोजिटरीज ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, यूरेथ्रल बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, नेज़ल सपोजिटरी इंसर्टेड इन नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी में इसको इंसर्ट किया जाता है। इस शेप में थिन सिलिंड्रिकल होती है, सिलिंड्रिकल शेप में होती है, बहुत ही पतली होती हैं। दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड यूजिंग द ग्लिसरोगिलेटिन बेस, और इनको ग्लिसरोगिलेटिन बेस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है नेज़ल सपोजिटरीज को। और ये 9 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और वेट इनका 1 ग्राम होता है। लास्ट है ईयर कोन। ईयर कोन, दे आर मिंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू ईयर। जब ईयर में हम इंसर्ट करते हैं सपोजिटरीज को वो ईयर कोन कहलाती हैं। दे आर लॉन्ग, थिन एंड सिलिंड्रिकल इन शेप। ये लंबी होती है, थिन होती हैं और सिलिंड्रिकल होती हैं शेप में। इनका भी वेट 1 ग्राम होता है और थियोब्रोमा ऑयल यूज़ किया जाता है ऐसे सपोजिटरीज के लिए। नेक्स्ट है सपोजिटरी बेसिस। अब हम बात करते हैं कि सपोजिटरीज बेसिस क्या होती हैं। देखिए क्या होता है सपोजिटरीज बेसिस क्या होती है वो देखिए। ठीक, तो सपोजिटरीज बेसिस प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग दियर शेप, सॉलिडिटी एंड ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल वेल इंसर्टेड इनटू द बॉडी कैविटी। जो हमारी सपोजिटरी होती है, जैसे पहले मैंने शेप देखा, टॉर्पीडो शेप की होती है, मान ली किसी भी ओवल शेप में भी आती है, रॉड शेप में भी आती है, तो उनको शेप को रिटेन कर, लेकिन ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए वो शेप है तो वो बरकरार है, इसके लिए उनसे बेसिस बनाए जाते हैं। उसके बाद उन सपोजिटरीज को उन्हीं बेसिस में रखा जाता है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बेसिस यूज। हमारे पास कई सारे बेसिस हैं जो हम सपोजिटरी बेसिस के लिए बनाते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल हैं, जैसे थियोब्रोमा ऑयल,
ग्लिसरोगिलेटिन बेस एंड पॉलीइथाइलिन ग्लिकोल फुलफिल द अबव मेंशन रिक्वायरमेंट्स। देखिए मेनली इसका सपोजिटरी बेस का रोल यही होता है कि शेप किसी चीज़ को कहते नहीं, कोई शेप को मेंटेन करके रखा है, शेप बिगड़े नहीं, तो उसके लिए बेसिस का यूज़ किया जाता है। और इनको यूज़ मोस्टली किसको किसको किया जाता है, थियोब्रोमा ऑयल, ग्लाइकोगिलोटिन बेस और पॉलीइथाइलिन ग्लिसरॉल का मेनली यूज़ किया जाता है। खैर हमारे पास कई सारे बेसिस होते हैं, अभी एग्जांपल हम देखेंगे। अब बात करते हैं कि जो हमारी आइडियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए बेस की, कि एक अच्छा बेस हमारा क्या होना चाहिए, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसमें। तो पहला है मस्ट रिटेन द शेप एंड साइज। जो शेप और साइज़ हम उसको देना चाहें वो उसको बन रखे, उसी में एडजस्ट हो जाए, रिटेन कर सके उसे। नेक्स्ट है शुड मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। वो बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाए, क्योंकि भाई हमें बॉडी में डालना है उसे, तो मेल्ट होगा तभी उसका चीज़ें हैं वो बाहर आ पाएंगी बॉडी में। फिर नेक्स्ट है शुड बी नॉन इरिटेंट। नॉन इरिटेंट होना चाहिए, इरिटेशन नहीं कॉज करनी चाहिए बॉडी में। परमिट इनकॉर्पोरेशन ऑफ ड्रग। जो भी हम उसमें ड्रग डालें तो वो उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर जाए। नेक्स्ट शुड बी फिजिकली स्टेबल और स्टोरेज। स्टोरेज पे फिजिकली स्टेबल होनी चाहिए, उसका कोई कलर चेंज, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट शुड बी कंपेटिबल विथ वेराइटी ऑफ ड्रग्स। वेराइटी ऑफ ड्रग्स के साथ कंपेटिबल होना चाहिए, हम जितने तरह के ड्रग डालना चाहें वो उसमें हम बेसिस में डाल सकें। शुड नॉट इंटरफेयर इन रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ड्रग बॉडी में रिलीज़ हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, इस बात में हमारे बेसिस का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट शुड बी नॉन इरिटेंट। इरिटेशन नहीं कॉज करनी चाहिए। शुड स्ट्रिंग सफिशिएंटली टू रिमूव फ्रॉम मोल्ड। और मोल्ड जो हमारी होती है, जब हम सपोजिटरीज बनाते हैं ना, तो उसको शेप देने के लिए मोल्ड देना पड़ेगा, मोल्ड में डालना पड़ेगा, तो आराम से उसमें से निकल जानी चाहिए उसी में। ये नहीं कि श्रिंक हो जाए, सिकुड़ जाए या चिपक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी आइडियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसिस की। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करें अगर हमें, तो कई सारे तरह के बेसिस होते हैं। जैसे एक है हमारा ओलिजिनस सपोजिटरीज होती है, इसमें कोकोआ बटर आता है, इमल्सिफाइड कोकोआ बटर आता है, हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स आते हैं बेसिस में। फिर हाइड्रोफिलिक बेसिस होते हैं, ग्लिसरोगिलेटिन बेस, सोप ग्लिसरीन बेस, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। नेक्स्ट है इमल्सिफाइंग सिंथेटिक बेसिस भी होती हैं, जैसे विटपॉल, मासाइस्टेरियम और मेसोपॉल, ये सब कुछ बेसिस के नाम हैं। अब फॉर्मुलेशन ऑफ सपोजिटरीज। फॉर्मुलेशन ऑफ सपोजिटरीज क्या होता है कि जब हम सपोजिटरीज को बनाते हैं तो कह सकते हैं कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, ठीक, कौन कौन सा उसमें सामान की ज़रूरत होती है। तो पहला ड्रग है, भाई ड्रग ही तो इंपॉर्टेंट, ड्रग ही हमें डालना है। इसके अलावा एडिटिव्स लगते हैं। एडिटिव्स क्या होते हैं, जो ड्रग के अलावा जो और चीज़ें हम डालते हैं, एडिशनल चीज़ें, हम उन्हें एडिटिव्स कहते हैं। एडिटिव्स में क्या क्या आती हैं, सपोजिटरीज बेसिस आती हैं, सर्फेक्टेंट जो उसका सरफेस है उसको बनाने वाली चीज़ को हम कहते हैं सर्फेक्टेंट, प्रिजर्वेटिव्स लगे रहते हैं उसको स्टोरेज के लिए, एंटीऑक्सीडेंट डाले जाते हैं, बफर डाला जाता है, पेनिट्रेशन इन्हेंसर डाला जाता है ताकि हम बॉडी में डालें तो अगर कहीं ओरिफाइसेस है तो उसको पेनिट्रेट कर सके, ल्यूब्रिकेंट्स डाले जाते हैं, ठीक। ये फॉर्मुलेशन ऑफ सपोजिटरीज होगा। अब हम अपने लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ सपोजिटरीज क्या क्या है। पहला है एडवांटेज इसका कि इट अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट। ये फर्स्ट पास इफेक्ट को अवॉइड करता है हमारा सपोजिटरीज। फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है कि हमने कोई दवा कंज्यूम किया तो क्या होता है, अगर वो दवा जहाँ पे मेन साइट है उसका एक्शन करने का, वहाँ से दूर कहीं, मतलब उससे पहले ही कहीं वो एक्शन कर दे रहा है, वहीं पे दवा अपना रिलीज़ कर दे रहा है, उसका थेरेपेटिक एक्शन कर दे रहा है, तो उसको कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। अब उसको जहाँ एक्शन करना है उसके अलावा कहीं और जाके एक्शन करेगा, फिर तो भाई दिक्कत हो जाएगी, जो ठीक करना था वो हुआ ही नहीं। तो इस बात को सपोजिटरीज हमारा अवॉइड करता है और उसको जहाँ एक्शन करना होता है वहीं एक्शन करता है। सेकेंड है मेल्ट एंड बॉडी टेम्परेचर। हाँ, बॉडी टेम्परेचर में मेल्ट हो जाता है तो ये बढ़िया बात है, हमारी दवाई रिलीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है इट गिव्स लोकलाइज एंड सिस्टमेटिक एक्शन। हमने जैसे बात की थी कि लोकलाइज और सिस्टमेटिक एक्शन होता है कि हम जहाँ लगा रहे हैं जिस साइड पे अगर वहीं पे काम कर रहा है तो लोकलाइज एक्शन हो गया। तो हम सपोजिटरीज को लगाते हैं तो लोकलाइज एक्शन भी करता है और ये सिस्टमेटिक एक्शन भी करता है कि वहाँ जाकर वो कहीं दूसरी जगह भी एक्शन कर देगा। नेक्स्ट है इट कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट को भी ये ठीक करता है, मतलब ठीक नहीं करता है। अनकॉन्शियस पेशेंट मतलब मान लीजिए कोई बेहोश है पर्सन, वो दवा कंज्यूम नहीं कर सकता, तो हम उसको सपोजिटरीज कहीं भी जहाँ भी हमने पढ़ा है वहाँ पे भी उसको कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पे वो काम कर देगा। नेक्स्ट है यूज़फुल फॉर रैपिड एंड डायरेक्ट इफेक्ट इन रेक्टम। रेक्टम में डायरेक्ट इफेक्ट के लिए और जल्दी इफेक्ट के लिए भी ये सपोजिटरीज बहुत ठीक होता है। यूज़फुल टू प्रिवेंट इवैक्यूएशन ऑफ बॉल मूवमेंट को, जो रेक्टम में बॉल मूवमेंट है उसको भी ये ठीक करता है। नेक्स्ट है कन्वीनियंट फॉर दोज ड्रग कॉजेज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इरिटेशन, वॉमिटिंग एक्सेट्रा। ये तो हमने नीड फॉर सपोजिटरीज में भी देखा कि मान लीजिए कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं या कुछ पर्सन्स में ऐसा हो सकता है कि उनको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इरिटेशन कॉज कर सकती है, वो अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो
वॉमिटिंग हो जा रही है, तो ऐसी कंडीशंस के लिए भी हम सपोजिटरीज़ हमारी हेल्पफुल हैं और इनका एक ये एडवांटेज भी है। नेक्स्ट है यूनिडोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग। यूनिडोज है मतलब एक सपोजिटरीज हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या क्या है मतलब जहाँ पे एक्शन करना है वहीं पे करता है, लोकलाइज और सिस्टमेटिक एक्शन दोनों दिखाता है, अनकॉन्शियस पर्सन को भी दे सकते हैं हम। उसके बाद रैपिड और डायरेक्ट इफेक्ट होता है इसका सपोजिटरीज का। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो डिसएडवांटेज में क्या आएगा कि इरिटेंट ड्रग्स कांट एडमिनिस्टर्ड। मान लीजिए कुछ हम सपोजिटरीज में ऐसे ड्रग डाल रहे हैं कि जो इरिटेशन मान लीजिए कॉज कर रहे हैं बॉडी में, तो हम उसको एडमिनिस्टर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो चीज़ें सपोजिटरीज के अंदर हैं। इसलिए एम्बेरसमेंट टू पेशेंट को एम्बेरसमेंट फील होगी, मतलब क्योंकि ऐसे एरियाज़ में हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है नीड टू स्टोर एट लो टेम्परेचर। हमें सपोजिटरीज़ को भी स्टोरेज में हम देखेंगे हमें लो टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, और मेनली सपोजिटरीज़ को हमें रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है ताकि टेम्परेचर बहुत ही लो रहे। नेक्स्ट कांट भी इजीली प्रिपेयर। हम सपोजिटरीज़ को इजीली प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, मतलब कर पाते हैं करते, मतलब इतना इजी मेथड नहीं है इसका। नेक्स्ट कॉस्ट एक्सपेंसिव है, ये महंगा होता है सपोजिटरीज़। नेक्स्ट है सम ड्रग्स में बी डिग्रेडेड बाई माइक्रोबियल फ्लोरा प्रेजेंट इन द रेक्टम। ये भी है कि मान लीजिए हम सपोजिटरीज डाल रहे हैं और हम रेक्टम में हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पता है हमारे बॉडी में माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, तो जो हमारे रेक्टम में प्रेजेंट है माइक्रोब, तो हो सकता है वो उस दवा को सपोजिटरीज को डिग्रेड कर दे, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है। नेक्स्ट है कि ड्रग विथ नैरो थेरापेटिक मार्जिन कान बी इंटरचेंज विदाउट द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। मान लीजिए कुछ ऐसा ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं सपोजिटरी में जिसका थेरापेटिक इफ़ेक्ट बहुत कम है, या फिर हम ऐसे डोज ही ले रहे हैं कि मान लीजिए कम है, तो अगर वो बॉडी में हमारी टॉक्सिसिटी कॉज कर दे रहा है किसी रीज़न के, तो वो चीज़ भी हम एडमिनिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका कुछ डिसएडवांटेज हो जाता है सपोजिटरीज़ का। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा पैकेजिंग और स्टोरेज की बात करें हम सपोजिटरीज़ की, तो क्या है सपोजिटरी शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हीट, प्रेफरेबली स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। सपोजिटरीज जो होती हैं इनको हीट से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, ठीक, इसीलिए मोस्टली सपोजिटरीज के लिए हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए। दीज आर यूजली पैक्ड इन द टीन और एलुमिनियम पेपर और प्लास्टिक। और जो सपोजिटरीज होंगे उनको यूजली एलुमिनियम या टीन के प्लास्टिक या पेपर में ही पैक किया जाता है, पैक करने के बाद रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जाता है। एक हमारा जो है सपोजिटरीज पॉलीइथाइल ग्लाइकोल, मतलब जिसकी बेस हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से बनाते हैं, उसको हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, उसके लिए रेफ्रिजरेटर की यूज़ नहीं होती है। तो ये हमारा हो गया सपोजिटरीज़ वाला पार्ट। लास्ट यूनिट हमारा चल रहा है, इसमें भी ऑलमोस्ट आधा जो टॉपिक है ख़त्म हो गया, काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक ज़्यादा है इसमें। तो थैंक यू।